वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL का टेक्नीशियन पेपर का सेट नंबर 8। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा सेट 7 तक अपलोड किए जा चुके हैं और उन वीडियो से लगभग आपके प्रत्येक एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं और इन सारे सेटों को मिलाकर लगभग 35 प्लस मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे गए जा रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक डीसी जो है मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कोर के स्लॉट में क्यों रखा जाता है? तो यह रखा जाता है ए और सी मतलब एयर गैप के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए और मैकेनिकल मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे द्वारा इन वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके और एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इन एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल स्प्लिट रिंग इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड होगी 750 RPM के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक इन्वर्टर क्या करता है? तो एक इन्वर्टर जो है वह करता है डीसी को एसी में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है इंसुलेशन और शीतलन दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? तो यह एक इनपुट को चुनकर कई आउटपुट में से एक पर भेजता है। ये इसका डीमल्टीप्लेक्सर का कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड पर रिसीविंग एंड वोल्टेज का सेंडिंग एवं वोल्टेज से अधिक हो जाने का प्रभाव क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फेरेंटी इफेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर का टॉर्क डैश के समानुपाती होता है। तो यह होता है आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स का गुणनफल का। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का आर्मेचर MMF स्टेटर में डैश होता है। तो यह होता है घूमने वाला। हमारा अगला प्रश्न है, एक जर्मेनियम डायोड का कट इन वोल्टेज लगभग कितना होता है? तो यह होता है 0.3 वोल्टेज के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है? तो वह होता है शेडेड पोल मोटर का। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सेट से आपको लगभग 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं और मैं जो 10 सेट आप लोगों को करवाने वाला हूँ उससे लगभग 35 प्लस मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएं। बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से क्या कम होता है? तो लाइन का इंडक्टेंस कम होता है, कोरोना लॉस कम होता है और रेडियो हस्तक्षेप कम होता है, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्टन के प्रमेय में नॉर्टन समतुल्य प्रतिरोध थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध के डैश होता है? तो यह होता है बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में इंटरपोल की ध्रुवता घूमने की दिशा में डैश होती है। तो यह होती है पीछे रह जाने वाले मुख्य पोल के समान। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ पे पीछे रह जाने वाले मुख्य पोल के समान का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है आगे आने वाले मुख्य पोल के समान का एक्सप्लेनेशन। आप इसे पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज कर दी जाए तो वोल्टेज स्थिर रखते हुए तो हिस्टोरिस लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हिस्टोरिक लॉस पर प्रभाव पड़ेगा कि यह घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। एक RL सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस डैश द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है √R² प्लस XL का स्क्वायर के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डैश पर नहीं करता। तो यह नहीं करता अल्टरनेटर की गति पर। हमारा अगला प्रश्न, एक यूनिवर्सल मोटर डैश है। तो यह होता है एक विशेष रूप से डिजाइन की गई डीसी सीरीज मोटर। हमारा अगला प्रश्न है,
एक ट्रांसफार्मर में अपने सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह दक्षता, वोल्टेज रेगुलेशन और समतुल्य सर्किट पैरामीटर के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक FET का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ होता है बहुत उच्च इनपुट इम्पीडेंस। हमारा अगला प्रश्न है, ACSR कंडक्टर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है। तो इसका कार्य होता है आर्मेचर में प्रेरित AC को DC में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉस और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध होता है PC समानुपाती होता है स्पीड के। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो यह होता है 1.11 के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक लाइटिंग अरेस्टेड का उपकरण के साथ डैश में जोड़ा जाता है। तो यह जोड़ा जाता है समानांतर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है? तो बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उद्देश्य हवा से डैश को हटाना होता है। तो यह होता है नमी को। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC शंट मोटर की गति कैसी होती है? तो यह नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या का डेसिमल समतुल्य क्या है? तो यह 26 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर सिस्टम में लोड फैक्टर क्या है? तो इसमें होता है औसत लोड बराबर अधिकतम लोड। दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक सेट से 6 से 7 मार्क्स आपको मिल रहे हैं और मैं आपको 10 सेट करवाने वाला हूं। इससे आपके एग्जाम में लगभग आपको 35+ मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक डैश के बीच ग्राफ होता है। तो यह होता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच का। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायोड में रिवर्स सेचुरेशन करंट डैश पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो यह है तापमान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो यह होती है जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मशीन में लैप वाइंडिंग उपयोग डैश अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है निम्न वोल्टेज और उच्च करंट के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क डैश के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यह होता है सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट को डैश भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट को और बैंड पास फिल्टर को। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधार के लिए उपयोग किए जाने पर डैश कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मेगर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो यह होता है उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। एक OP AMP डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन डैश होता है। तो यह होता है बहुत अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक RC सर्किट में करंट वोल्टेज डैश से होता है। तो यह होता है लीड करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मोटर में ब्रश डैश के बने होते हैं। तो यह बना होता है कार्बन या ग्रेफाइट का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है? तो यह होता है एडी करंट लॉस के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग मोटर का रोटर डैश होता है। तो यह होता है वाउंड टाइप के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक एन चैनल मोसेप्ट को डैश भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है NMOS। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूविंग आयरन अमीटर का स्केल डैश होता है। तो यह होता है नो लीनियर, शुरू में कम्पैक्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेट करने का उद्देश्य डैश होता है। तो यह होता है एडी करंट लॉस के बराबर में। दोस्तों, इस वीडियो में प्रत्येक वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स जरूर देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमारे द्वारा टोटल
7 सेट अपलोड किए जा चुके हैं। उन सेटों से आपको लगभग हर एग्ज़ाम में 6 से 7 मार्क्स 8 मार्क्स पूछे ही जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके उन वीडियो को भी आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें, और साथ ही उस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग डैश को कम करता है, तो यह करता है हार्मोनिक्स को। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है वोल्टेज रेगुलेशन। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है निम्न करंट और उच्च वोल्टेज के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का एयर गैप डैश रखा जाता है, तो यह रखा जाता है जितना संभव हो उतना छोटा। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज स्टार कंडक्टर सिस्टम में लाइन वोल्टेज डैश होता है, तो यह होता है फेज वोल्टेज का √3 गुना। दोस्तों, इन वीडियो से आपके एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स पूछे जाएंगे, और इन वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इन वीडियो से आपको लगभग 10 सेट से आपको 35+ मार्क्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और एक्सप्लेनेशन जो है वो आप पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में उठा सकें। और दोस्तों, साउंड बहुत अभी बाहर से भी आ रहा है, क्योंकि हमारे घर में अभी कुछ फंक्शन चल रहा है, इस कारण से साउंड आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा। इसलिए उन साउंड को आप नेगलेक्ट करेंगे और वीडियो को देखते चलेंगे, क्योंकि आपको कम समय आपके पास बचा हुआ है और आपको ज़्यादा प्रश्न देखने हैं। इसलिए इन प्रश्नों को मैं जल्द से जल्द करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम से पहले फ़ायदा मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, एक ACR यानी सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर है, क्या है, तो एक यूनिट डायरेक्शन डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी टर्न प्राइमरी टर्न से दुगना है तो यह एक डैश ट्रांसफार्मर है, तो यह होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस मुख्य रूप से डैश के कारण होता है, तो यह होता है आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज फ्लक्स दोनों के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क डैश होता है, तो यह होता है बहुत अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक CRO में टाइम बेस सिग्नल डैश होता है, तो यह होता है एक शॉर्ट 2 वेव के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग डैश में लगाई जाती है, तो यह लगाई जाती है रोटर पोल्स फेसेस में। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर की वायरिंग में स्विच सॉकेट पंखे आदि डैश में जुड़े होते हैं, तो यह जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर पावर फैक्टर डैश होता है, तो यह होता है बहुत कम और लैगिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो यह रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मोटर की दिशा उलटने के लिए डैश होता है, तो या तो फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलट देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यह होता है एक आयताकार अति परवलय और एक परवलय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की रेटिंग डैश में व्यक्त की जाती है, तो यह KVA में व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक PNP ट्रांजिस्टर में करंट का प्रभाव मुख्य रूप से डैश के कारण होता है, तो यह होता है हॉल्स के कारण। दोस्तों, यदि आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप वीडियो को फास्ट करके ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं वीडियो से आपको प्रश्न मिल रहे हैं देखने को। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकें, इसलिए मैं इन वीडियो को बना रहा हूँ। इसलिए अगर जो आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा के भी एग्जाम देने से पहले देख जरूर लें। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर डैश प्रदान करता है, तो यह होता है कम वोल्टेज पर स्टार्टिंग और कम करंट पर स्टार्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट का एडमिटेंस डैश का व्युत्क्रम होता है, तो यह होता है इम्पीडेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव डैश के कारण होता है, तो यह होता है आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स का विरोध करने के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक RLC पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस पर सर्किट का
मीटेंस क्या होता है? तो यह होता है न्यूनतम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में घूर्णित हानियों में डैश शामिल होते हैं? तो यह फ्रिक्शन, विंडेज और कोर लॉस शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का पिच फैक्टर डैश के लिए हमेशा 1 होता है? तो यह होता है फुल पिच वाइंडिंग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट फुल लोड पर किया जाता है लेकिन बहुत कम पावर की खपत होती है? तो यह होता है बैक टू बैक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में स्लिप ऋणात्मक कब होती है? तो यह होती है जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में होता है, क्या होता है? तो यह कोई स्थिर अवस्था नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर प्लांट का प्लांट कैपेसिटर फैक्टर क्या है? तो यह होता है वास्तविक ऊर्जा उत्पन्न बटा में अधिकतम संभव ऊर्जा जो उत्पन्न की जा सकती थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में आर्मेचर में विकसित पावर डैश होती है? तो यह होती है ईबी करंट और गुना एलए के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर डैश होता है? तो यह होता है कोई लॉस नहीं होता है, वाइंडिंग में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, कोई भी परंपरागत अनंत होती है, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कब कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जब वह लीडिंग पावर फैक्टर पर पावर दे रहा हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेमीकंडक्टर डायोड में रिवर्स बायोस क्या होता है? तो पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क का प्रतिरोध डैश के साथ होता है? तो यह होता है लंबाई बढ़ने या बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क होता है? तो यह होता है गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच डैश को डिस्कनेक्ट करता है? तो यह करता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को। हमारा अगला प्रश्न है, एक वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या डैश हमेशा डैश होती है? तो यह होती है 2 के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर लिया गया करंट क्या होता है? तो यह होता है मुख्य रूप से रिएक्टिव और थोड़ा रिएक्टिव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएन जंक्शन में डिप्लीशन क्षेत्र में डैश होता है? तो यह होता है अचल आयन के बराबर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन सारे के सारे प्रश्न कितने अच्छे हैं और एग्जाम में पूछे जाने की कितने ज़्यादा संभावना है, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो आप लोगों को सेट करवा रहा हूँ उससे प्रत्येक सेट से 6 से 7 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इन 10 सेटों से आपको लगभग 35 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इन सेटों को आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएं और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 11 जुलाई और 12 जुलाई को जो पेपर हुए थे उनसे लगभग 2 या 3 सेट में ही 35 मार्क्स देखने को मिल गए थे। इसलिए उन वीडियो को भी आप ज़रूर देख के एग्ज़ाम देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव लीडिंग पावर फैक्टर डैश होता है? तो यह आंशिक रूप से क्रॉस मैग्नेटाइज और आंशिक रूप से मैग्नेटाइज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता आमतौर पर डैश की सीमा में होती है? तो यह होती है 95 से 99% के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का परिणाम डैश पर शून्य होता है? तो यह होता है स्टार्टिंग के क्षण पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर में प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी डैश होती है? तो यह होती है स्लिप गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। हमारा अगला प्रश्न है, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है उच्च होता है? हमारा अगला प्रश्न है, एक वाट घंटा मीटर डैश को मापता है? तो यह मापता है ऊर्जा को। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड है डैश की तरह काम करती है? तो यह एक कैपेसिटर की तरह काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर यदि के टर्न रेशियो है तो इम्पिडेंस रेशियो क्या होगा? तो के स्क्वायर के बराबर में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है? तो यह मुख्य फ्लक्स को विकृति और कमजोर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है? तो यह होता है स्लिप के सीधे समानुपाती और स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनरेटर डायोड में रिवर्स करंट बढ़ने पर उसके पावर का वोल्टेज होता है? तो यह होता है लगभग स्थिर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एससीआर को डैश द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है
है गेट करंट, हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, उपयुक्त में से सभी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूवी फाइल गैल्वेनोमीटर में डिप्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो यह होता है करंट के सीधे समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी डैश द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होती है गवर्नर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर का सॉफ्ट टॉर्क हमेशा आर्मेचर टॉर्क में से कम क्यों होता है? क्योंकि घर्षण और विंडेज लॉस के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट डैश निर्धारित करने में मदद करता है? तो यह आयरन लॉस और नो लोड निर्धारित करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और लगभग आपको 6 से 7 मार्क्स इन वीडियो से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और बाकी सेट मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम मिलेंगे आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।